गुड इवनिंग एवरीवन। टू डेज आयुर्वेदा के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। एक्चुअली आई वाज ट्रैवलिंग इन सम सॉर्ट ऑफ वर्क हियर, इसीलिए थोड़ा लेट वीडियो डाल रहे हैं हम लोग। टॉपिक ही वैसा है। 14th of August, ओके। द डेट व्हेन एनसीएसआईएम जो अपना आयुर्वेद का सुप्रीम कोर्ट भी जिसको बोला जाता है, एपेक्स बॉडी इन मोर प्रिसाइज लैंग्वेज। तो इन्होंने क्या करा, अ, एक सर्कुलर या गैजेट बोल सकते हैं, या गैजेट तो नहीं बोल सकते, एक नोटिफिकेशन जारी किया है। 14th of August, यू कैन सी ईयर डेट 2024। किस किस के लिए ये किया है और क्यों किया है, इसका थोड़ा सा हम लोग इन ब्रीफ देखेंगे, और आई विल एक्सप्लेन द सम की पॉइंट्स हियर, ओके। तो हेल्थ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, कमिश्नर, डायरेक्टर ऑफ आईएसएम, आयुष, all the state government and union territories, register of all the universities having the ASU colleges। ASU के अंदर कौन से आते हैं? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, अ, ये कॉलेजेस आते हैं। और जो भी सारे कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स है, डीन है या डायरेक्टर है, द गैजेटेड पोस्ट, ये सारा बॉडी जो होता है इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो क्या सब्जेक्ट रहा है? तो ये उन्होंने सब्जेक्ट है कि एक रिवाइज गाइडलाइन उन्होंने पेश की है यहाँ पे। तो क्या गाइडलाइन है? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको पता चलता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग जो उन्होंने बताई है, रिवाइज गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये बहुत सालों से चल रहा है कि 2021-22 के डिस्कशंस हुए गवर्नमेंट के कुछ बॉडीज के साथ। फिर 2024 में, मतलब यही साल 20 तारीख को, फरवरी मंथ में, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। उस सर्कुलर में उन्होंने घोषणा करी थी कि 2024-25 में एक एंट्रेंस टेस्ट होगी या इलिजिबिलिटी टेस्ट होगी। किन किन के लिए होगी? जिन लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में, आयुर्वेदा के टीचिंग प्रोफेशन में, सिद्धा के टीचिंग प्रोफेशन में, यूनानी के टीचिंग प्रोफेशन में आना है, उनके लिए। तो ये किन के लिए लागू नहीं है? जो जो कॉलेजेस के इंस्पेक्शन 2023-24 के हैं, अभी के जो इंस्पेक्शंस है, विजिटेशन जो है, वो किन किन के नहीं है, उनके लिए ये टेस्ट लागू नहीं होगा। तो सबसे पहले जो टेस्ट है वो 2023-24 के, मतलब ये साल के करिकुलम के लिए जो इंस्पेक्शन हुए हैं, उनके लिए लागू नहीं रहेगा। तो मोस्टली एग्जिस्टिंग कॉलेजेस जो है, जो कॉलेजेस पहले से रिकॉग्नाइज्ड है, उनका पार्ट 1 जो है वो अलग तरीके से भरा जाता है, तो उनके लिए ये एग्जाम नहीं इलिजिबल है। मतलब वो टीचर्स के लिए, वो जो कॉलेज में एग्जिस्टिंग कॉलेज है उनका इंस्पेक्शन तो हो गए, तो उनके टीचर के लिए इनकी कोई जरूरत नहीं है। एलओपी के कॉलेजेस, मतलब उनको एलओपी मिला हुआ है या एलओआई मिला हुआ है, तो वो कॉलेजेस को अंडर प्रोसेस है, तो वहां पे जो टीचर बने, टीचर ज्वाइन हुए हैं, उनके भी लिए 23-24 में ये लागू नहीं है। लागू कहाँ है? तो एनटीटी 2024 और 25, मतलब आने वाले इंस्पेक्शंस में, आने वाले विजिटेशंस में ये लागू रहेगा।
इट इज इन्फॉर्म यू दैट एनसीएसएम एंड द एनसीएस दोनों बॉडीज, होम्योपैथी की बॉडी और इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की भी बॉडी, इन द जॉइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड ऑन द 12 अगस्त 2024। तो ये डेट में एक मीटिंग हुआ और उन्होंने क्या करा कि एक कॉमन सिलेबस उन्होंने निकाला और एग्जामिनेशन पैटर्न निकाला। जो पहले वाला पैटर्न था उसी में उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए। तो उन्होंने ऐसा बताया है, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग द नेशनल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट 24-25 मॉडिफाइड विद माइनर चेंजेस, पहले का जो था वो उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और वही चेंजेस करके रिवाइज्ड एक नोटिफिकेशन ये हम लोग देख रहे हैं। तो वही उन्होंने देखा है। तो ये बाकी का ज्यादा गैजेटेड या जिसको बोलते टफ पार्ट में नहीं जाते, टू द पॉइंट आते। तो इसमें जो एनेक्सर 1 है उसमें उन्होंने क्लियर क्लियर मेंशन किए। वो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस मन में आते हैं कि एक मिनट में एक वहां पे पॉइंट ले लूं। एनटीटी किन के लिए है? हुम। एक क्वेश्चन है, हुम किसके लिए है? हाँ। दूसरा, हु इज इलिजिबल। हर कोई तो इलिजिबल नहीं है, ठीक है। और व्हेन। तो ये क्वेश्चंस आपके मन में आने चाहिए। तो सबसे पहला है, किसके लिए एनटीटी बनाई गई है गवर्नमेंट ने? ठीक है, मैं अभी ये हटाऊंगा तो यहाँ पे अगर मार्कर है तो एनटीटी किसके लिए है, किन लोगों के लिए है। दूसरा क्वेश्चन है, कौन एलिजिबल है और कब होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये आंसर हम लोग ढूंढते हैं ये जो गैजेट या नोटिफिकेशन या गाइडलाइन जिसको बोला गया है, जिसमें द नेशनल कमीशन ऑफ द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 इंश्योर द ensures access to quality and the affordable medical education, availability of adequate and the high quality medical professionals of Indian system of medicine। बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स के साथ मैंने काम किया है एनसीएसएम्स के। तो जब जैसे जैसे हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होते हैं या कुछ लोग जो है हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं या हम लोग उनसे जुड़े हुए रहते हैं, तो एक ग्रॉस डिस्कशन से हमें पता चला है। तो आगे जाके इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए और अच्छा एजुकेशन सिस्टम लोगों में बच्चों को मिलना चाहिए, जो बीएमएस ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, पीएचडी स्कॉलर्स, रिसर्चर्स बनेंगे उसके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लर्निंग की प्रोसेस होती है उसमें जो मेन गाभा जो है या मेन पिलर जो है वो है टीचर्स। तो ये टीचर्स का क्वालिटी अच्छा होने के लिए, उनमें टीचिंग स्किल डेवलप करवाने के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट या इलिजिबिलिटी टेस्ट रखी गई है, जिसमें टीचर्स को पता रहे कि अभी देखो सब लोग बीएमएस हुए हैं, सब लोग पोस्ट ग्रेजुएशन हुए हैं। तो ऐसे इसमें आपको खाली चरक संहिता के विमान स्थान के 8वें अध्याय में आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है हाउ टू टीच और हाउ टू लर्न, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें वहां पे देखने को मिलती है। उसके अलावा उसका कहीं जिक्र नहीं है। तो इसलिए क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करने के लिए एनसीएसएम ने एक एंट्रेंस रखी है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, आईसीटी टूल्स, आई एआई का यूज, ये सब चीजें उन्होंने रखी है।
It is therefore necessary to ensure the persons recruited as assistant professor, associate professor, professor possesses the essential aptitude and the ability to meet the challenges of teaching of Ayurveda, Unani, and the Siddha colleges. The eligibility candidates, as per the MSR of MSR मतलब मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ अंडर ग्रेजुएशन आयुर्वेदा एजुकेशन रेगुलेशन 2022, मतलब वो जो रेगुलेशन आया था, उसके बाद फिर यूनानी रेगुलेशन आया, फिर उसके बाद सिद्धा रेगुलेशन आया, शैल बी क्वालिफाइड टू have NTET to become the eligible and appointed as assistant professor, associate professor, professor and in ISM institute. तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस हमने रेज किए थे, हुम, क्यों, किसके लिए, ये हो गया। फिर अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन आता है आपके मन में कि कौन कौन इसके लिए इलिजिबल है। तो जिन लोगों को फर्स्ट टाइम टीचिंग में आना है, मेरा आपसे वही रहेगा आंसर, कि जिन लोगों को फर्स्ट टाइम टीचिंग में आना है। अभी फर्स्ट टाइम टीचिंग में कौन कौन आ सकता है? डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर, लोअर लेवल पे जो है ग्रेड, अगर गवर्नमेंट के गैजेट्स पढ़े जाए तो सेकंड क्लास की जो पोस्ट रहती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की रहती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो एंट्री लेवल होती है। अभी एसोसिएट प्रोफेसर ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा है, जिसको रीडर बोलते हैं, या प्रोफेसर क्यों लिखा है? तो बहुत सारे एनसीएसएम के पुराने अगर आप गैजेट पढ़ोगे तो आपको वहां पे ऐसा मिलता है देखने को कि जो पीएचडी स्कॉलर है उनको 3 साल का एक्सपीरियंस वहां पे उनको मिलता है टीचिंग का। और अगर आप रिसर्च में जूनियर रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, तो मैं एक नोट में इसका आंसर यहाँ पे लगा देता हूँ। मतलब एक हो गया सीनियर, उसमें मेडिकल, वो जो बंदा है वो पहले रहा है JRF, जूनियर रिसर्च फेलो, एंड SRF, ठीक है। तो उसके पास उसका एक्सपीरियंस है। उसके बाद पीएचडी स्कॉलर है वो, पीएचडी स्कॉलर को PhD SCH लिखेंगे। तो इन लोगों को ऐसा 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो वो बनेंगे फिर एपी। एपी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि उनके 3 आर्टिकल्स चाहिए, स्कोपस, पबमेड और वो सब चीजें जो रहती है, शायद स्पेलिंग गलत होगी, 3 आर्टिकल, ठीक है। तो ये एक उनके लिए रीडर एपी के लिए जो है, मैं एपी यहाँ पे रख देता हूँ डैश, और वो सारा उनका वो डायरेक्टली एपी होगा, विदाउट विदाउट हैविंग द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो वो हो गया एपी। और वो आर्टिकल स्कोपस, पबमेड, यूजीसी केयर उनमें होने चाहिए, तब जाके उनको ये मिलेगा। जूनियर रिसर्च फेलो या आयुर्वेदिक साइंटिस्ट या पीएचडी स्कॉलर, ये सब मिला के उनका कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो टर्म्स एंड कंडीशन या इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद जब वो आएगा टीचिंग में, तो उसको टीचिंग के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इसीलिए उनको वहां पे एनटीटी देनी पड़ेगी। दूसरा है प्रोफेसर, सेम क्राइटेरिया है, 5 उनके आर्टिकल, ठीक है, 5 आर्टिकल्स और 10 साल का एक्सपीरियंस इन रिसर्च। सीसीआरएस में वो काम कर सकता है। सीसीआरएस के बहुत सारे पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल रहती है, तो जैसे जैसे 10 साल चले गए एक आधे बंदे के, वो सीनियर साइंटिस्ट लेवल तक चला गया, उसका वहां पे हो गया, फिर उसको वापस आना है टीचिंग में, या उसको अपॉर्चुनिटी आती है टीचिंग की, तो वो डायरेक्टली प्रोफेसर बन सकता है। इन सब लोगों को ये एनटीटी आपको देनी पड़ेगी। अब समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर प्रमोशन में
प्रमोशन के टाइम पे मुझे एनटीटी क्लियर करनी पड़ेगी, तो आंसर इज नो। ठीक है, नो। क्यों? क्योंकि एक बार आपके पास टीचर कोड आ गया, इसका मतलब आपको रूल्स एंड रेगुलेशन पूरा नहीं रहेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो अभी लेक्चरर हूँ, मेरे प्रमोशन के लिए फिर एनटीटी देनी पड़ेगी क्या? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये क्लियर कट ये गैजेट में आपको पता चलेगा। तो प्रमोशन के लिए आंसर है नो। और किन किन के लिए कौन से सिनेरियो में कौन कैसा आ सकता है, ये सब मैं आपको बताया। और ये अभी हु इज इलिजिबल, तो सबसे पहला उन्होंने इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है, कि एमडी उनका होना चाहिए। मतलब उसके बाद सब्जेक्ट जो भी एक्सपर्ट है, जैसा क्रिया शरीर हो गया, रचना शरीर हो गया, प्रसूति तंत्र हो गया। उसके बाद उसके बाद संस्कृत हो गया। अभी संस्कृत के जो टीचर है उनके लिए भी ये लागू रहेगा, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संस्कृत टीचर, संस्कृत टीचर को भी कंपलसरी है। पहले ऐसा नहीं था। ठीक है, तो संस्कृत टीचर को भी आयुर्वेद की उसमें कंपलसरी हो गया। उसके बाद जो एनाटॉमी में भी बहुत, देर आर द टू कैटेगरीज। फर्स्ट, वो डायरेक्टली बीएमएस हो सकते हैं, और उसके बाद एमडी एनाटॉमी या एमडी रचना शारीर कर सकते हैं। अदरवाइज वो लोग जो है वो एमएससी एनाटॉमी कर सकते हैं। तो एमएससी एनाटॉमी आगे, बीएमएस उनका कंपलसरी चाहिए। ठीक है, आयुर्वेदा के लिए बीएमएस उनका कंपलसरी। उसके बाद एमएससी एनाटॉमी। ऐसा नहीं चलेगा कि खाली एमएससी एनाटॉमी है और दूसरे फील्ड का है। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट मेंशन बताया गया है। बहुत सारे फैटर्निटीज बोलते हैं कि वो डायरेक्टली एनाटॉमी रहे, उसका ग्रेजुएशन बीएमएस में नहीं रहे तो चलेगा। ऐसा नहीं है। तो दूसरा एक क्वेरी था कि एमएससी एनाटॉमी पीजी है, ठीक है, बट नॉट यूजी बीएमएस, तो ऐसा चलेगा क्या? हम्म? उसका आंसर है वापस से नो। बीएमएस इज कंपल्सरी। ठीक है, बीएमएस इज कंपल्सरी। संस्कृत टीचर के लिए भी एनटीटी कंपल्सरी है। एमएससी एनाटॉमी के लिए को ले सकते हैं, बट उसका बीएमएस कंपल्सरी है। और यूजी बीएमएस नहीं है तो उसको टीचर कोड नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे जाते हैं। सेम फिजियोलॉजी के लिए भी सेम रहेगा, और यहाँ पे भी एमपीएच के लिए भी सेम रहेगा। मतलब उसने अगर एमपीएच करा है तो आप डायरेक्टली उसको टीचर कोड नहीं दे सकते जब तक उसके पास बेसिक बीएमएस की डिग्री नहीं है। और आयुर्बायोलॉजी के लिए भी सेम। ठीक है, ये यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद ये सिद्धावरी उनके अपने कंसर्न की चीजें नहीं है, तो हम लोग अभी नहीं देखते। तीसरी ऐसी चीज है कि कौन से स्टूडेंट्स यहाँ पे पीजी के आ सकते हैं। तो जो बच्चे हैं, पीजी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका 30 मंथ्स कंप्लीट चाहिए पीजी के। एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द एनटीटी आपके 30 मंथ्स कंप्लीट चाहिए। ठीक है, तो भी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? तो एमसीक्यू रहेंगे, वन मार्क कैरिंग, ईच कैरिंग 1 मार्क विथ 4 अल्टरनेटिव, मतलब मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग रहेंगे तो नहीं रहेंगी। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट रहेंगे। मतलब नियरली वन 1 मिनट और 10 सेकंड एक क्वेश्चन को आप दे सकते हो। ये फिर उसका ये सिलेबस है, आप पढ़ लेना, ये इतना इम्पोर्टेंट मेरे लिए
ये लेक्चर में या ये सेशन में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जाते हैं अभी। क्वालिफाइंग मार्क, 50% क्वालिफाइंग मार्क है, कौन कौन अवेलेबल है। तो क्वालिफाइंग एंटिटी शॉल बी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर अपॉइंटिंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर इन द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिसिन एट एंट्री लेवल। फिर कब तक वैलिडेट रहेगी और कब होंगे एग्जाम। तो ये यहाँ आंसर आ गया आपका व्हेन। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर व्हेन। ठीक है, कब होगी। तो एवरी मंथ, एवरी ईयर मंथ ऑफ मई मंथ में आपको एग्जाम रहेगी। दूसरा, आप एक बार क्लियर कर दिए तो आपका टीचर कोड जो होगा तो कब तक वैलिड रहेगा। तो वो 10 इयर्स का उन्होंने ड्यूरेशन दिया है। और फिर जैसे ही आप 10 ईयर कंप्लीट हो जाते हो वापस से आपको देना होगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। द टीचर्स एलिजिबिलिटी सो एक्वायर्ड shall be valid for a period of 10 years from the date of qualifying national teachers eligibility test for Indian system of medicine, and if any person failed to join within a period of 10 years or a break of 10 years or more in a teaching profession, such person shall have to qualify national teachers eligibility test for इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन वंस अगेन टू रिजॉइन द टीचिंग प्रोफेशन। मतलब किसी का गैप हो गया ड्यू टू सम रीजन, मोस्ट प्रोबेबली एक एकेडमिक ईयर का कैलेंडर के बाद ही आपको जब गैप सर्टिफिकेट आप लगाते हो तो ऐसा 10 साल के बाद अगर आपका गैप होता है तो आपको वापस से एग्जाम देनी होगी। कितने अटेम्प्ट्स है तो मल्टीपल अटेम्प्ट्स है। उनका क्वालिफाइड पीजी होल्डर्स को वो उनके पोर्टल पे उनका सर्टिफिकेट मिल जाएगा और प्रोविजनल डिग्री उसकी आ जाएगी। The PG student who are qualified entity will be able to download the certificate after the application of entity result after uploading the provisional degree। और बहुत सारे बच्चे रहते हैं जिनका डिग्री आने का रहता है यूनिवर्सिटी से, उनको मिलेगा क्या। हाँ मिलेगा, आपको प्रोविजनल डिग्री या डिग्री सर्टिफिकेट वहां पे अपलोड करने के बाद मिल जाएगा। अभी सबसे टफ क्वेश्चन सबके मन में। अभी पहले हमने क्या देखा था, मई मंथ में एग्जाम है तो 2024-25 का इंस्पेक्शन में आने के बाद आएगा क्या सर। तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि नहीं आएगा, उसके पहले ही आएगा। तो करीब करीब अक्टूबर में पार्ट 1 खुलेगा, मिड अक्टूबर के करीब करीब, नवंबर दिसंबर, मैक्स टू मैक्स जनवरी के आसपास। ये मेरा ओपिनियन है, हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम एग्जैक्ट बता पाऊँ। फिर भी जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है तो करीब करीब अप्रैल, सॉरी, करीब करीब जनवरी के एंड तक पार्ट 1 सबमिट हो जाएंगे सब कॉलेज के। तो पार्ट 1 क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन पोर्टल में जो OTMS होता है उसमें चढ़ाना होता है। और OTMS का फुल फॉर्म ही है ऑनलाइन टीचर मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें जब तक आपके टीचर कोड जनरेट नहीं होंगे नए बच्चों के, नए टीचर्स के, तब तक ये फुलफिल होना टफ रहेगा। ठीक है, और ऐसे सिनेरियो में आपका क्या होगा, तो एग्जाम की डेट अलग आएगी और वो आएगी वेरी शॉर्टली। इसीलिए उन्होंने द डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर NTT 2024 विल बी नोटिफाइड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA शॉर्टली। अभी इन्होंने स्पेसिफिकली 2024 लिखा है क्योंकि 2024 साल में होने वाली एग्जाम, उन्होंने 24-25 ऐसा नहीं लिखा है। इसका मतलब ये एग्जाम मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन में इसका नोटिफिकेशन हमारे पास वापस से NTA के वेबसाइट पे गवर्नमेंट के आना चाहिए। तो ये रहा आज का सेशन। ठीक है।
और कुछ क्वेरी रहे, मेरा नंबर व्हाट्सएप का 8793728305 है। काकानी सर और मैं साथ में जो काम किया है, ओटीएमएस का काम किया होगा, टीचर कोड का काम किया होगा, मैं कई बार दिल्ली भी गया हूँ तो एनसीएसएम ऑफिस में। तो वहां पे जो हमने सीनियर देखे, छोटी छोटी गलतियां होती है टीचर कोड निकालने में, वो फिर प्रॉब्लमेटिक होती है। जैसा जो आप ईमेल एड्रेस देते हो, वो ईमेल एड्रेस का एक लेटर भी गलत हो गया तो आपको ओटीपी नहीं आता है, तो वहां पे आपको ध्यान देना है। आपके डॉक्यूमेंट सारे अच्छे चाहिए, क्लियर इमेजेस चाहिए, आपका जो कांटेक्ट नंबर है, आपका एड्रेस है, ये सब चीजें एक ही मौका मिलता है। जब आपका टीचर कोड निकलता है उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। मैंने ऐसे भी सिनेरियो देखे हैं कि आपके इंफॉर्मेशन के अलावा दूसरे कॉलेज ने आपको एनरोल कर दिया, फिर जहाँ पे एक्चुअली आप हो, तो वहां पे आपको एनरोल करने में, आपका टीचर कोड निकालने में बहुत प्रॉब्लम्स आती। तो कृपा करके आपके डॉक्यूमेंट्स किसी एजेंट के जरिया या किसी थर्ड पार्टी के जरिया ना दे। जिस कॉलेज में आप ज्वाइन होना चाहते हैं वहाँ के गैजेटेड ऑफिसर कौन रहता है, तो प्रिंसिपल रहता है। प्रिंसिपल की सलाह मशवरा से ही आपका टीचर कोड निकाले। ऐसी गलतफहमी में ना रहे कि 2024-25 के इंस्पेक्शन में टीचर कोड के लिए एनटीटी नहीं लगेगा। एनटीटी लगेगा, ये तय है। और इसी के लिए आपको ये हम लोग जो कोर्स है, ऑनलाइन मेंटरशिप कोर्स, जो कि 1 अगस्त से इसका कमिटमेंट हो गया है। धीरे धीरे हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स में इंफॉर्मेशन भी डालते जाएंगे और आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जल्दी ही उसका नेक्स्ट लेक्चर भी हम लोग कुछ 5-6 लेक्चर्स तो हम यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल करवा देंगे, मगर बाकी के लेक्चर्स टूडेज आयुर्वेदा की जो एप्लीकेशन है उसमें आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ योर होस्ट डॉक्टर हितेश लोनार।